हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज बुक के काव्य खंड का पाठ उत्साह और अट नहीं रही, जिसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उत्साह कविता के विषय में समझ लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षा इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस और विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। चलिए अब कविताओं के भावार्थ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्साह कविता को समझ लेते हैं। तो उत्साह कविता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। चलिए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं ताकि आपको भावार्थ समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला है धाराधर। धाराधर मतलब बादल। बादल का मतलब जो पानी वाले बादल होते हैं ना, जिनसे बारिश होती है, ठीक है। दूसरा है ललित। ललित मतलब सुंदर। तीसरा शब्द है विद्युत। विद्युत मतलब बिजली। चौथा शब्द है नवजीवन। नवजीवन मतलब नया जीवन। पांचवा शब्द है वज्र। वज्र मीन्स कठोर। और छठा शब्द है आपका नूतन। नूतन मतलब नई। चलिए इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ उत्साह से ली गई हैं, जिसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी बादलों का आह्वान यानी उनको पुकार रहे हैं। चलिए अब इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लेते हैं। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल या जिसको हम केश बोलते हैं काले एवं घुंघराले हैं। देखिए यहाँ लेखक ने क्या बोला है कि तुम्हारे बाल काले एवं घुंघराले हैं। तो देखिए वो तो बादलों को संबोधित कर रहा है कवि, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाल काले एवं घुंघराले हैं। तो जो बादलों की जो आकृति है, पानी वाले बादलों की आकृति कवि को कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे काले एवं घुंघराले बाल दिखाई देते हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। देखो उन्होंने बादलों को क्या बोला है, कल्पना के विस्तार से। जैसे हमारी जो कल्पना होती है वो उसका कोई सीमित दायरा नहीं होता, हम जितना लंबा चाहे उसको सोच सकते हैं। तो उन्होंने बादलों को भी वैसे ही संबोधित किया है कि कल्पना के विस्तार के समान ये सघन और फैले हुए हैं। और क्या बोला है, संपूर्ण क्षितिज पर। क्षितिज में क्या होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हकीकत में धरती और आकाश कभी नहीं मिलते, लेकिन क्षितिज हम उस स्थान को कहते हैं धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्षितिज तक ये पूरे उसमें बादल फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, मतलब यहाँ कवि निराला जी बादलों की तुलना किससे कर रहे हैं, कवि से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम मतलब किसको बोल रहे हैं, कवि को बोल रहे हैं कि तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा होता है कि वो बारिश करके है ना एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार कवि के अंदर भी एक वज्र छिपा होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करके एक नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है।
उत्साह कविता की नेक्स्ट पंक्तियां हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला है बिकल। बिकल का मतलब होता है बेचैन। दूसरा है उन्मन। उन्मन मतलब उदास। तीसरा है निदाघ। निदाघ मतलब गर्मी। सकल मीन्स सारे। अज्ञात मतलब अनजान। अनंत मीन्स आकाश। तप्त मतलब जलती। धरा मतलब पृथ्वी। देखिए, इन पंक्तियों का संदर्भ तो सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ उत्साह से ली गई हैं, जिसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रसंग चेंज हो जाएगा। अब प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी ने बादलों को लोगों के मन को सुख से भर देने वाला बताया है। इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात, अज्ञात मतलब अनजान, दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब अत्यधिक गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, पशु पक्षी जीव जंतु सब बेचैन होने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। उस स्थिति में जब बारिश आती है तो बारिश क्या होता है कि हमारी आत्मा को तृप्ति देती है, जो हमारी बेचैनी है वो दूर होती है और इस तपती धरती को क्या करती है, वो ठंडा कर देती है। कवि निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। यहाँ आपकी उत्साह कविता कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है कविता। ठीक है, तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। चलिए, इन पंक्तियों के कठिन शब्द को समझ लेते हैं। जैसे पहला शब्द है अट। अट मतलब समाना, आभा मतलब सौंदर्य, पर मतलब पंख, मंद गंध मतलब हल्की हल्की खुशबू, उर मतलब हृदय, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य। देखिए, अब इन पंक्तियों के संदर्भ एवं प्रसंग दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ अट नहीं रही से ली गई हैं, जिसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि निराला जी ने फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। चलिए, अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं रही है, इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। देखिए, यहाँ फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया, मतलब फागुन का जो महीना होता है ना, फरवरी से मार्च के बीच का महीना, उस समय जो प्रकृति की जो सुंदरता है, जो चारों तरफ हरियाली है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि किस प्रकार फागुन की जो सुंदरता इतनी अधिक होती है कि हम उसको अपने अंदर समा नहीं पाते हैं। मतलब जो चारों तरफ जो फूलों की खुशबू को हम ग्रहण करते हैं, तो उस खुशबू से हम पूरी प्रकृति को क्या करते हैं, महका देते हैं। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न होता है और आकाश में उड़ना चाहता है। मतलब वो चारों तरफ जो खुशबू फैली रहती है, उससे हर घर भी खुशबू से महक उठता है, जिससे हमारा क्या होता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम आकाश में उड़ रहे हों। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं।
फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आंखें हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। मतलब कवि कह रहे हैं कि इस समय सारे वृक्षों की जो डालियाँ हैं कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से पूरी भर गई हैं। सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कि उन्होंने फागुन को एक व्यक्ति की उपमा दी है, एक मानव की उपमा दी है और ये कहा है कि ये सुगंधित फूल जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। तो यहाँ आपकी उत्साह एवं अटनी रही दोनों कविताएं कंप्लीट होती हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये दोनों कविताएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।